हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं अपने धुरंधर बैच के अंदर 12th की रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस हम पढ़ चुके हैं एंड विद हाई जोश वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू करने से पहले एक टॉपिक की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस। अगर किसी को वो चैप्टर नहीं क्लियर है तो मैं उस चैप्टर का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। आप जाके वहां से रेडॉक्स रिएक्शन की रिवीजन कर सकते हो। यू कैन हैव अ वन शॉट रिवीजन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसके अंदर केमिकल्स यानी कि रिएक्टेंट्स एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके हमें बिजली पैदा करके देते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देते हैं। यानी कि द सेल इन विच a spontaneous मतलब अपने आप होने वाला केमिकल रिएक्शन is responsible for the production of electricity. Fine, मतलब बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। चाहे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक रिएक्शन होता है और हमें बिजली पैदा करके देता है। यानी कि यहां पे द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जिसमें हम बिजली प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम बिजली देते हैं सो दैट एक ऐसा रिएक्शन जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाए। समझिए जरा, जब मान लो लाइट वैसे तो ना जाए, मान लो अगर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर अपने अंदर एक केमिकल रिएक्शन कराता है और हमें बिजली पैदा करके देता है। तो इन्वर्टर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रिक स्कूटीज का दौर चला हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर चला हुआ है, उसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही है सो दैट दे आर कैरिंग आउट स्पॉन्टेनियसली। अपने आप उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो हमें बिजली पैदा करके दे रही है। कब तक? जब तक इन्वर्टर के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इन्वर्टर की भी अपनी लिमिट है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितनी बिजली दे रहा है वो। जब तक इन्वर्टर के अंदर वो केमिकल्स रिएक्ट करके बिजली पैदा कर रहे हैं तब तक इन्वर्टर हमें बिजली देता है। थोड़े घंटे बाद इन्वर्टर के भी हाथ खड़े हो जाता है, भाई अपना तो हो गया। फाइन, तो हम बिजली देते हैं सो दैट उसके अंदर कोई रिएक्शन, रिचार्जिंग के दौरान हम बिजली दे रहे हैं सो दैट उसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कराया जा सके, यानी कि जो अपने आप नहीं हो सकता। जैसे कोई सेल है, कोई मान लीजिए इन्वर्टर ही है, वो अपने आप रिचार्ज नहीं हो सकता, तो हमें उसे चार्ज करना पड़ता है, तब हम बिजली देते हैं। तो एट दैट टाइम दैट एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। जब हम किसी सेल के अंदर बिजली देते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन कराते हैं, आप इसको इन्वर्टर समझ लीजिए। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा वो समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान हम बिजली देते हैं, पानी में हम बिजली प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो एनोड कैथोड पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे सके। क्लियर है ये बात? सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स।
इन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड वोलेटिक सेल के नाम से भी जानते हैं। और हमारे लिए मेन मुद्दा इस चैप्टर में अब है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं इसे गैल्वेनिक सेल भी बोल सकता हूं, वोलेटिक सेल भी बोल सकता हूं। उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझना है, तो ध्यान से देखेंगे जरा। ये लेफ्ट साइड है, यहां पे हमने जिंक इलेक्ट्रोड टांगा हुआ है। ये राइट साइड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। बेसिकली जो मेटल हम डिप करते हैं वो हम उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फाइन। ये भी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फाइन। इन दोनों को हमने किसी बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है, फाइन। तो होता क्या है, दिस साइड इज एनोड। देखो इसे याद रखने के लिए एक टर्म बनाएंगे, लोन। L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode and N stands for negative terminal. Clear? तो लेफ्ट साइड एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक इज बिकमिंग जिंक +2 एंड गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जिंक तो सॉलिड फॉर्म में है, पर जिंक +2 क्या है, एक्वस। यानी कि दिस जिंक इज बिकमिंग आयन एंड गेटिंग इनटू द एक्वस स्टेट। तो यहां पे जिंक जो है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि जिंक जो है वो खत्म हो रहा है। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे वायर्स के थ्रू यहां होते हुए, यहां होते हुए, यहां होते हुए यहां आ जाएंगे, फाइन। इस सोल्यूशन में क्या है, कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर +2 के आयंस एंड सल्फेट -2 के आयंस। इन इलेक्ट्रॉन्स को देखकर ये कॉपर +2 के आयंस यहां जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट। यानी कि कॉपर +2 के आयंस जो कि एक्वस फॉर्म में है विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कॉपर, एंड ये यहां जाकर कॉपर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। कॉपर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट। यानी कि लगातार यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, और यहाँ पे लगातार कॉपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर? तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, यहां रिडक्शन हो रही है। तो अगर हम दोनों सेल रिएक्शंस को ऐड करें, जिंक बन रहा है जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉपर +2 is taking 2 electrons and becoming copper। स्टेट्स हम मेंशन कर सकते हैं, सारे आयंस जो है वो आपको स्टेट में है, एंड ये सॉलिड फॉर्म में है, फाइन। यहां तो लकीली क्या हो रहा है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है तो राइट साइड रिडक्शन हो रहा है। O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ एनोड है तो दिस साइड इज कैथोड, इस साइड को हम कैथोड साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये नेगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं, फाइन। दिस साइड इज नोन एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है, एंड दिस साइड इज नोन एज सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहां आके इलेक्ट्रॉन जो है वो डूब रहा है। क्लियर? तो ये दोनों मिलकर, लेफ्ट साइड मिलकर और राइट साइड मिलकर हमारे पास ओवरऑल ये जो सेल रिएक्शन बना रहा है वो बन रहा है जिंक प्लस copper +2 becomes zinc +2 and copper, फाइन। यहां तो लकीली दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहां 3 होते और यहां 2 होते तो हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, बिकॉज हमने ये बात रिडॉक्स में भी पढ़ी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ्स दोनों को ऐड करते टाइम
इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कट हो जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे ओवरऑल रिएक्शन में। खैर यहाँ तो कोई भी नहीं बच रहा है। सो दिस इज द रिएक्शन हैपनिंग हियर। तो यहाँ ये रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे दो बातें सोचने वाली हैं, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली सच में हो रही है? अगर हो रही है तो क्या ये बल्ब जल रहा है? तो देखो एक बात बताता हूं सबसे पहले तो, अगर ये रिएक्शन हो भी रही हो ना, अपने आप हो भी रही होती, तो भी इस केस में बल्ब नहीं जल रहा है, बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहां पे क्या लगाया, एक इन्वर्टेड शेप के अंदर, इन्वर्टेड यू शेप के अंदर सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाया? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा है, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, दोनों सिस्टम्स की न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन कर रहा है, एंड सबसे बड़ी बात तो ये पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है जो इनके साथ रिएक्ट ना करे। फाइन, तो सॉल्ट ब्रिज लगा के हम इस सर्किट को कर देते हैं कंप्लीट। अगर ये रिएक्शन हो रहा होगा देन द बल्ब विल ग्लो, अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा होगा देन द बल्ब विल नॉट ग्लो। बट हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर एक रिएक्शन होकर, यानी कि जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 मिलके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। नाउ हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल इज वेरी इजी। बीच में हम बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन एंड राइट साइड पे हम लिखते हैं जिसका रिडक्शन हुआ है। फाइन, तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का। तो जिंक इज बिकमिंग जिंक प्लस 2। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। देखिए यहां फेज का फर्क है, जिंक सॉलिड है, ये एक्वस है। बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि ये स्टेट डिफरेंस होता है। दिस इज नॉट स्टेट डिफरेंस, स्टेट कैन बी सेम। देखिए पानी और ऑयल दोनों का स्टेट जो है वो लिक्विड है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट फेजेस। आप पानी और ऑयल को मिक्स करोगे तो उनकी अलग अलग लेयर्स दिखती हैं, तो दे आर डिफरेंट फेजेस, नॉट द, कह सकता हूं कि दोनों का स्टेट जो सेम है, दोनों के स्टेट डिफरेंट नहीं है, तो नॉट द डिफरेंट स्टेट्स बट बोथ हैव डिफरेंट फेजेस। यहाँ फेज तो पक्का ही अलग है यहाँ पे यार भाई। जिंक एक सॉलिड है, जिंक प्लस 2 एक्वस है। राइट साइड पे हम लिखते हैं रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। क्लियर। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन्स देखने मुश्किल लगते हैं तो मैं हमेशा, आपने रिडॉक्स रिवाइज किया होगा, तो जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ये रिडक्शन है। अगर आपके चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, कम हो रही है तो रिडक्शन है। जो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा वो ऑक्सीडेशन वाला साइड लिखा जाएगा, जो राइट साइड लिखा जाएगा वो रिडक्शन लिखा जाएगा। तभी यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। क्लियर। मैं एक और रिएक्शन के लिए लिखवाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए ये ले लेता हूं मैं, Sn+4 becoming zinc +2 and Sn+2. So this is solid, this is aqueous, this is aqueous, this is aqueous. फाइन। आप ध्यान से देख सकते हो कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज 0 से ये +2 बन रहा है। बट Sn+4 का यहाँ +4 से +2, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, डबल लाइन मींस सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन विच इज जिंक। आप स्टेट्स मेंशन कर सकते हो, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस। बट हियर वो हमारे पास कोई सॉलिड नहीं है। देखो एक बात क्लियर है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड होना चाहिए। हम लिक्विड तो टांग नहीं सकते ना भाई, सोचने वाली बात है, लिक्विड तो टांग नहीं सकते यहाँ पे। तो क्या करना होगा, Sn+4 Sn+2। यहां सिंगल लाइन नहीं मारी है मैंने, वर्टिकल लाइन नहीं है, क्यों, फेज डिफरेंस नहीं है भाई। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सिंगल वर्टिकल लाइन
प्लेटिनम। तो आप देखोगे जब भी सेल रिप्रेजेंटेड है, अगर किसी जगह पे प्लेटिनम है, उसका मतलब उस जगह पे रॉड जो है वो प्लेटिनम का टंगा हुआ है, बिकॉज प्लेटिनम खुद एक रिएक्टिव मेटल नहीं है, बस वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन के काम आ रहा है। प्लेटिनम इधर भी आ सकता है, प्लेटिनम का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और कुछ नहीं है। क्लियर? तो नाउ हम देखते हैं कि अगर ये बल्ब जलेगा तो कितने पोटेंशियल से जलेगा, कितनी वोल्टेज से जलेगा। सो वन नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल। फाइन। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बेसिकली इस सेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए जिंक था और यहाँ पे जिंक +2 के आयन्स हैं, इन दोनों के अंदर जिंक और जिंक +2 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड है, ये उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। क्लियर? तो इस सोल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली अगर हम कॉपर के लिए बोले तो कॉपर, और यहां में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। फाइन। सो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के जो आयंस हैं, एंड देखो सिंपल सी बात है, यहां कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण है एंड बाहर सोल्यूशन में कंडक्शन आयंस के कारण है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के यहां आ गए हैं एंड बाहर आयंस हैं। तो बेसिकली उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? क्योंकि अभी फिलहाल हम स्टैंडर्ड स्टेट में बात कर रहे हैं, हम इस सोल्यूशन को 1 मोलैरिटी लेते हैं एंड इस सोल्यूशन को भी 1 मोलैरिटी मान लेते हैं। तो 1 मोलैरिटी पे हम इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड ये भी आगे दो तरीके का होता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे हम SOP बोलते हैं, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम SRP बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसे हम SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसे हम SRP बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन वाली साइड पे इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे SOP बोलते हैं, एंड जो रिडक्शन वाली साइड पे है उसे हम SRP बोलते हैं। अगर हम इसे बोले तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके ऊपर नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी कि यहाँ अभी हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया एंड मोलैरिटी जो है सॉल्यूशन की वो 1 मोलैरिटी ली है। क्लियर? एंड इसके पैर में यानी कि सबस्क्रिप्ट में जिंक बिकमिंग जिंक +2 इस तरीके से ये मेंशन किया जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से मेंशन होता है E0। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड, एंड यहां पे ये आएगा कॉपर +2 से कॉपर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर है? फाइन। अब एक और छोटी सी बात मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इट इज वेरी टफ, या वेरी टफ नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब बेसिकली हमारे पास इसका अकेले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना संभव नहीं है। तो हमने क्या किया हुआ है, इसे हाइड्रोजन के साथ स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के, हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस माना हुआ है, कनेक्ट करके एक कंप्लीट सेल बना के उसका वोल्ट मीटर लगा के एक वोल्टेज चेक करी हुई है और इसे एक वैल्यू असाइन करी है। यानी कि इन सब की जो भी वैल्यूज हैं, जैसे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इन सब की जो वैल्यूज आई है वो हमने हाइड्रोजन के साथ रेफरेंस बना के कैलकुलेट करी हुई है। दीज ऑल आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन एंड देन द वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। अगर हम वो रेफरेंस हाइड्रोजन को बदल के कोई और कर देंगे, मान लीजिए कल को जिंक रेफरेंस बना दे,
तो सारे के सारे मेटल्स की जो वैल्यूज हैं ये जो है बदल जाएंगी, विद रेफरेंस टू जिंक निकल के आ जाएंगी। अभी फिलहाल हमने रेफरेंस जो है वो हाइड्रोजन माना हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन की एसओपी और एसआरपी बोथ वैल्यूज आर टेकन एज 0। तो इनकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमने विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मानी हुई है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को बोला जाता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फाइन। एक और चीज जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए वो है, जितनी एसओपी की वैल्यू ज्यादा है उसका मीनिंग क्या है। मोर इज द वैल्यू ऑफ एसओपी, इट मींस मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा है। फाइन। इसका मतलब मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है अगर एसओपी अच्छी है। सिमिलरली अगर एसआरपी अच्छी है, इसका मतलब क्या है, ये खुद का रिडक्शन काफी अच्छा करेगा। दो लोग हैं, अगर रिडक्शन कराना चाह रहे हैं तो जिसकी एसआरपी की वैल्यू अच्छी है वो खुद का रिडक्शन अच्छा करना चाहेगा। इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कि किसी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत जो है वो ज्यादा है। क्लियर है? फाइन। अब इन दोनों सेल्स को, ये जो हाफ सेल है बेसिकली, ये एक हाफ सेल है ऑक्सीडेशन मेंशन कर रहा है, ये हाफ सेल है जो रिडक्शन मेंशन कर रहा है। इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते थे तो सेल बनता था। तो पूरे सेल की पोटेंशियल निकालने को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल, आल्सो नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। The potential difference between the oxidation half and reduction half is known as cell potential। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल, जिसे हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। द फोर्स दैट पुशेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड साइड एंड कैथोड साइड रख दे, उसे यहां से उठाए और यहां फेंक दे, दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। उसे क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। नाउ ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकलेगा यार? सेल पोटेंशियल आम भाषा में समझते क्या होता है, कितनी शिद्दत से वो बल्ब जल रहा है, वो जो बल्ब जल रहा है कितनी वोल्टेज से, कितनी शिद्दत से जल रहा है। ठीक है ना, शिद्दत कहता हूं मैं से वोल्टेज को, कितनी शिद्दत से वो जल रहा है, कितनी शिद्दत से जल रहा है। सोचिए, जितनी बढ़िया तरीके से जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लस जितना अच्छे तरीके से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि मैं कह सकता हूं जितना अच्छे तरीके से जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, प्लस जितना अच्छे तरीके से कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बनाते हैं? सेल पोटेंशियल। मतलब मैं कह सकता हूं लेफ्ट साइड जितनी अच्छी ऑक्सीडाइज होती है और राइट साइड जितनी अच्छी रिड्यूस होती है, वो मिलके सेल पोटेंशियल बनता है। अब यहां पे सोचने वाली बात क्या है कि हमें IUPAC के नॉर्म्स ने, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम हर चीज को SRP में ही कैलकुलेट करते हैं। उनका अकॉर्डिंग ये बेस्ट है कि अगर आप हर चीज को SRP में कैलकुलेट करें, यानी कि उन्होंने किसी की भी इस चीज की वैल्यू नहीं दी है, हर किसी को हाइड्रोजन के साथ रेफरेंस बना के उसकी SRP वैल्यू बनाई है एंड उन SRP वैल्यूज का एक चार्ट बनाया है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। फाइन। विच इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ, किसके जैसा लगता है वो, जो हम 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं उसके जैसा लगता है। क्लियर? तो हर मेटल की SRP वैल्यूज का एक टेबल है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जिसकी SRP ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो हर चीज को हम रिडक्शन में मेंशन करना चाहते हैं, तो अगर हम ऑक्सीडेशन वाली चीज को रिडक्शन में मेंशन करेंगे, हमें अगर जिंक उल्टा लिखना है तो ये माइनस में आ जाएगा। फाइन। E नॉट ऑफ लेफ्ट इफ इट इज रिटन इन SRP प्लस E नॉट ऑफ राइट इफ इट इज रिटन इन SRP। फाइन। तो ये बन गया
राइट वाले में से लेफ्ट वाले की SRP मेंशन करनी है। दिस इज हाउ ई नॉट सेल इज रिटन। मैं आपको ये वाले रिएक्शन के लिए लिख के भी दिखाता हूं। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ है, ई नॉट ऑफ कॉपर +2, कॉपर की SRP में से जिंक की SRP जो है वो माइनस करनी है। कॉपर की SRP में से जिंक की SRP माइनस करनी है। जैसे लेट सपोज हमें, आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। किस रिएक्शन का, इसी रिएक्शन का निकालना है। मान लो जिंक प्लस कॉपर +2 बिकम्स जिंक +2 एंड कॉपर। हमें क्या दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ जिंक +2 से जिंक कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट। कॉपर +2 से कॉपर कितना दिया हुआ है, +0.34 वोल्ट। हमें निकालना है ई नॉट ऑफ सेल। कैसे निकलेगा, हमें देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका, किसका रिडक्शन हुआ है, इसका। जिसका रिडक्शन होता है वो राइट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो लेफ्ट होता है। तो ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट व्हेन रिटन इन SRP, व्हेन रिटन इन SRP। क्लियर। तो यहां पे क्या जाएगा, ई नॉट ऑफ राइट पे जिसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि कॉपर +2 की वैल्यू से जिंक +2 की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। अल्टीमेटली 0.34 माइनस 0.76 कम्स आउट टू बी 1.1 वोल्ट। पॉजिटिव आया ना, ये पॉजिटिव आया है। दिस ई नॉट सेल इज पॉजिटिव। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेल काम कर रहा है, बल्ब जल रहा है, बिजली बन गई है। ये सफल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर, कोई दिक्कत। मान लीजिए एक और मैं आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूं इसके अंदर। फाइन, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। देखिए आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है। फाइन, तो क्या है इसमें, कैडमियम क्रोमियम से क्या बन गया है, क्रोमियम +3 एंड कैडमियम +2 से क्या बन गया है, कैडमियम। 3 कैडमियम है, 2 क्रोमियम है। फाइन, ई नॉट कितना है, आप देखिए जरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रोमियम +3 से क्रोमियम इज -0.74 वोल्ट एंड कैडमियम +2 से कैडमियम इज -0.40 वोल्ट। क्लियर। तो इसका निकालते हैं। देखिए सोचिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इस बंदे का ऑक्सीडेशन हुआ है, चार्ज बढ़ गया ना, एंड इस बंदे का क्या हुआ है, रिडक्शन। फाइन, तो कैसे लिखा जाएगा ये, ई नॉट ऑफ सेल क्या लिखा जाएगा, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट व्हेन बोथ आर रिटन इन SRP। दोनों किसमें लिखने हैं, SRP में लिखने हैं। किसमें लिखने हैं, SRP में लिखने हैं। फाइन, कौन है राइट पे जिसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि कैडमियम की SRP में से क्रोमियम की SRP माइनस करनी है। कैडमियम की SRP कितनी है, -0.40 माइनस 0.74 कम्स आउट टू बी प्लस का 0.34। ये भी काम कर रहा है, ई नॉट सेल, ये सेल भी काम कर रहा है। और इसमें मजेदार बात एक और जो इससे भी अच्छी है, वो क्या है, आगे 3 2 2 3 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ई नॉट सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसे आप रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ई नॉट ऑफ सेल चेंज नहीं होगा। ई नॉट ऑफ सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। सो यहां तक हमारे पास हो गया है ई नॉट ऑफ सेल, यानी कि सेल पोटेंशियल कैसे निकालना है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। सो ई नॉट के क्वेश्चंस के अंदर एक नेक्स्ट काफी अच्छी चीज आती है जिससे है गिब्स फ्री एनर्जी। क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये टर्म पढ़ा था, अगर आपको याद हो। गिब्स फ्री एनर्जी टेल्स अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आता है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन हो रहा है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF E naught of cell, where N is number of electron exchanged
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। एफ एस फैराडेज कांस्टेंट, एफ एफ फैराडेज कांस्टेंट एंड ई नॉट ऑफ सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, सेल कांस्टेंट नहीं है सॉरी, सेल पोटेंशियल है ये, फाइन। बल्कि सेल पोटेंशियल भी नहीं है, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एंड फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 96487, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम्स लेते हैं, फाइन। सो अगर हम कैलकुलेट करें इसे इसी क्वेश्चन के लिए जो अभी अभी हमने किया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो यही क्वेश्चन था, फाइन। इसका हमने मान लीजिए कैलकुलेट डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, फाइन। आपको सारे वैल्यूज स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर हमने सिर्फ डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है तो माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, तो एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, एन इज नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, देखिए 0 से +2, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब सिर्फ 1 है। F is Faraday constant which is 96500 and E naught of cell is हमने इस क्वेश्चन का कैलकुलेट किया था which comes out to be 1.1, so you can here calculate the answer डेल्टा जी नॉट का। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में, और आना ही चाहिए। आपको याद होगा हम कह रहे थे सेल काम कर रहा है, जिसका ई नॉट पॉजिटिव है वो सेल काम करता है, जिसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आता है वो सेल काम कर रहा है, फाइन। अगर मैं दूसरे सेल के लिए काम करूं, अगर जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, फाइन, मैं आपको सिर्फ एन फैक्टर निकालना सिखा रहा हूं। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था वो था 3 कैडमियम +2 क्रोमियम बिकम्स 2 क्रोमियम +3 कैडमियम, fine. So the thing is very easy, you can simply calculate the answer, delta G naught is very easy, fine. मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि इसके अंदर अगर हमें डेल्टा G naught निकालना है, देखो E naught सेल हमने निकाला था अभी, +0.34 आया था, फैराडे कांस्टेंट फिक्स है 96500, व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो यहां पे कैसे निकालते हैं, अगर हमें कैडमियम को देखना है तो ये +2 से क्या हो रहा है 0, यानी कि कितने का चेंज है 2 का, सामने कितना लिखा हुआ है 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3, सो 3 into 2 का चेंज फॉर ईच कैडमियम, टोटल इज 6 का चेंज। चाहे आप यहां से देख लीजिए, क्रोमियम 0 से +3, 0 से +3 कितने का चेंज है 3 का, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, यानी कि 6 का चेंज है। अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आर 6, वो ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का हो, सेम ही आता है चेंज। तो हमें किसी एक का चेंज लेना होता है, तो अगर हम इसको ले लेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा जी नॉट इन दिस केस आ जाएगा, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है, एंड डेल्टा जी नॉट -2.303 RT log Kc भी होता है, फाइन, या log K होता है, फाइन। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2, हमारे पास क्या आता है, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc, फाइन। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे चलते हैं, R की वैल्यू फिक्स है, आपको याद होगा हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया है 0.0821, एंड अगर जूल्स में चल रहा है तो 8.314, टेंपरेचर इज 298, F इज फैराडे कांस्टेंट व्हिच इज 96500। तो अगर वो सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे आता है 0.059 अपॉन N log Kc, फाइन। तो अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए देखें तो ई नॉट ऑफ सेल कितना आया था हमारे पास 1.1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 है इसके, ई नॉट 1.1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2, तो यहां से log Kc का वैल्यू निकाला जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, फाइन। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नर्स्ट इक्वेशन। क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ
E of the cell which is not standard, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो E नॉट ऑफ सेल की बजाय हमें यहाँ पे E सेल निकालना है, विच इज E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log product upon reactant to power their stoichiometric coefficient, to power their stoichiometric coefficient. क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, जो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसे देखिए जरा, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। यही वाले क्वेश्चन को लिया है मैंने, बैलेंसिंग तो यही वाली है, बट अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ गया है, हमें मोलैरिटी दी है, दिस इज 0.1 मोलैरिटी एंड दिस इज 0.2 मोलैरिटी, रेस्ट ई नॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलता हूं, है ना। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ई ऑफ द सेल निकालना है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है हमने अभी अभी सीखा है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है 6 लॉग प्रोडक्ट, व्हिच प्रोडक्ट, सॉलिड्स नहीं लिखने हैं, ये नहीं लिखे जाएंगे, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, जो सॉलिड है जो सिर्फ एक्वस फॉर्म में वो लिखे जाते हैं। क्रोमियम +3 की कंसंट्रेशन, पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 2, एंड यहां पे कैडमियम +2 की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। ये ध्यान रखना है, यहां गड़बड़ हो जाती है बच्चों से बहुत बार। तो ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट हमने निकाला भी था, ये आया था 0.34, ये आपको पता है। ई नॉट ऑफ कैडमियम की एसआरपी में से क्रोमियम की एसआरपी माइनस करी हुई है इसमें, माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग क्रोमियम +3 की वैल्यू है 0.2, उसका है स्क्वायर अपॉन 0.1 इसका है क्यूब। क्लियर? सो आप कैलकुलेशंस के लिए 0.059 को 0.06 मान सकते हो, ये 0.34 माइनस 0.06 अपॉन 6 लॉग, यहां पे अगर हम देखें तो क्या बन गया है, 0.2 into 0.2 इट इज 0.4 अपॉन 0.001 which comes out to be 40, which comes out to be 40. तो दिस इज 0.34 माइनस दिस इज 0.01 मल्टीप्लाई बाय लॉग 40। देखो अगर आपको लॉग या एंटी लॉग में, जैसे यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ सकता था अगर केसी का वैल्यू निकालना होता, तो अगर आपको लॉग या एंटी लॉग का इजी ट्रिक चाहिए तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हो, वहां से बिना कैलकुलेटर के लॉग और एंटी लॉग सीखा जा सकता है। तो लॉग 40 का वैल्यू आता है 1.6। क्लियर? सो यू कैन सिंपली राइट 0.34 माइनस दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस इज 0.016, ये इतना बन गया है। फाइन, सो दैट्स द आंसर, वट एवर इट इज द आंसर। फाइन, इट इज 0.324। फाइन, इट इज 0.324। क्लैरिटी है? सो दिस इज हाउ द नर्व्स इक्वेशन इज सॉल्व्ड। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में देख लेंगे। फिलहाल एक बार टॉपिक जो है मैंने सेल पोटेंशियल का कवर कर दिया है, आप प्रैक्टिस करिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ते रहिए, धुरंधर तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।